नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। युद्ध की क्या परिभाषा है? इंसान को इंसान से बेपनाह नफरत सिखाने की पाठशाला, मानवता को दुत्कारने का खुला निरंकुश मंच। जो भी हो, लेकिन शाश्वत सत्य यह है कि इससे केवल तबाही ही आई है। युद्ध के इतिहास की बात करें तो पोलैंड ही वो देश है जहां आज से 83 साल पहले यानी 1939 में हिटलर की सेना ने एंट्री ली और फिर उसी दिन से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया। अब एक बार फिर पोलैंड पर हुए मिसाइल हमले को लेकर तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं तेज होने लगी। नाटो के सदस्य देश और यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में गिरी रूसी मिसाइलों ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है। मिसाइल अटैक से पोलैंड में भारी सरगर्मी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। मंत्रिपरिषद और सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। वहीं मिसाइल हमले के बाद पोलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। इसके अलावा बाइडेन ने नाटो चीफ से भी बात की है। इस हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि वो पोलैंड के साथ है और नाटो क्षेत्र के एक एक इंच की रक्षा करेगा। क्या रूस अब पोलैंड पर हमला कर रहा है? विस्फोट को लेकर अभी तक तस्वीरें साफ नहीं है। यह भी पता नहीं चला कि मिसाइल किसने और कहां दागी। पोलिश विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मिसाइल रूसी निर्मित थी। राष्ट्रपति आंद्रेजे डूडा ने कहा कि सबसे पहले यह शायद रूसी निर्मित था, इसकी उत्पत्ति अभी सत्यापित नहीं की जा सकी है। बाद में उन्होंने कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं कि इसे किसने दागा। डूडा ने संवाददाताओं से कहा कि हम शांति से काम ले रहे हैं, यहाँ एक कठिन स्थिति है। उन्होंने कहा कि पोलैंड अपनी सैन्य तैयारियों का स्तर बढ़ा रहा है। बाद में हालांकि द एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि मिसाइल को यूक्रेनी सेना द्वारा एक आने वाली रूसी मिसाइल पर दागा गया था। क्या यह यूक्रेन की मिसाइल थी? राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन के लिए बाली में हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि विस्फोट रूस से दागी गई मिसाइल से नहीं हुआ है। बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी पोलैंड में हुए विस्फोट की जांच कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि यह रूस से दागी गई मिसाइल के कारण नहीं हुआ होगा। हालांकि बाइडेन ने पोलैंड की जांच के लिए पूर्ण अमेरिकी समर्थन और सहायता का वादा किया है और नाटो के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की है। उन्होंने पोलैंड में स्थिति पर परामर्श के लिए इंडोनेशिया में ग्रुप ऑफ 7 और नाटो नेताओं की एक आपात बैठक भी बुलाई है। रूस ने पोलैंड में मिसाइल पर क्या कहा? रूस ने मिसाइल दागने से इनकार किया है। उसके रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से जानबूझकर उकसाने वाला कदम बताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि उन्होंने पोलैंड में विस्फोट की कोई सूचना नहीं। रूस ने एक बयान में कहा कि हालात को और बिगाड़ने और जानबूझकर उकसाने की कोशिश है। पोलैंड हमले के पीछे वास्तव में रूस, तो फिर क्यों चिंता की बात? ये बेहद ही खतरनाक और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाने वाला मामला हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है। संधि की शर्तों के तहत नाटो के एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर नाटो आक्रमणकारी के खिलाफ सैन्य रूप से हस्तक्षेप भी कर सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसे युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया। जेलेंस्की बोले, मिसाइल गिरने पर एक्शन जरूरी। पोलैंड की सीमा में मिसाइल गिरने पर जेलेंस्की ने कहा कि नाटो क्षेत्र पर हमला बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो क्षेत्र में मिसाइल गिरने पर एक्शन जरूरी है। रूस का आतंक हमारे राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है। जेलेंस्की के इस बयान का सीधा मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि नाटो इस जंग में सीधा उनके साथ आ जाए। तो अब क्या होगा? न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि राष्ट्रपति डूडा ने कहा है कि यह अत्यधिक संभावना है कि वो नाटो के अनुच्छेद 4 को सक्रिय करने के लिए कहेंगे। नाटो संधि के अनुच्छेद 4 में उस मामले को शामिल किया गया जब कोई सदस्य देश किसी अन्य देश या आतंकवादी संगठन से खतरा महसूस करता है। 30 सदस्य देश तब धमकी वाले सदस्य के अनुरोध पर औपचारिक परामर्श शुरू करते हैं। नाटो चार्टर का अनुच्छेद 4 वास्तव में है क्या? नाटो संधि के अनुच्छेद 4 में उस मामले को शामिल किया गया है जब कोई सदस्य देश किसी अन्य देश या आतंकवादी संगठन से खतरा महसूस करता है। 30 सदस्य देश तब धमकी वाले सदस्य के अनुरोध पर औपचारिक परामर्श शुरू करते हैं। वार्ता यह देखती है कि क्या कोई खतरा मौजूद है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए। निर्णय सर्वसम्मति से आए। हालांकि अनुच्छेद 4 का मतलब यह नहीं कि कार्रवाई करने का सीधा दबाव होगा। इस परामर्श तंत्र को नाटो के इतिहास में कई बार शुरू किया गया। उदाहरण के लिए 1 साल पहले जब सीरिया के हमले में तुर्की के 39 सैनिक मारे गए, उस समय नाटो ने परामर्श करने का फैसला किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अनुच्छेद 4 विमर्श के लिए हस्तक्षेप के बारे में नहीं। हाँ, सदस्य देश अनुमति कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं है। भले इस तरह के विचार विमर्श से सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय हो सकता है। द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 1949 में नाटो की स्थापना के बाद से अनुच्छेद 4 को 7 बार लागू किया गया। लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, रोमानिया और स्लोवाकिया ने हाल ही में यूक्रेन के रूसी आक्रमण पर परामर्श आयोजित करने का आह्वान किया था। बाद में अक्टूबर 2012 में तुर्की पर सीरियाई हमलों और उसके पलटवार के बाद फरवरी 2020 में बढ़ते तनाव के बीच उत्तर पश्चिमी सीरिया के हमले के दौरान इसे अब तक 4 बार लागू किया गया। फिर नाटो कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? यह नाटो चार्टर के अनुच्छेद 5 के तहत है। इसमें सदस्य इस बात से सहमत है कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी एक के खिलाफ सशस्त्र हमले को उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा।
इनमें इस बात पर सहमति जताई गई है कि उसमें प्रत्येक सदस्य देश सशस्त्र बल के उपयोग सहित आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई करके हमला करने वाले पक्ष को सबक सिखाया जाएगा। नाटो का अनुच्छेद 5 खंड को केवल एक बार लागू किया है। अमेरिका पर 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद नाटो सेना प्रतिक्रिया में अफगानिस्तान में चली गई थी। तो आज हमने आपको पोलैंड पर हुए मिसाइल हमले की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।